औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर आफिया कामरान खान विद कॉर्पोरेट लॉ। As discussed again and again that we are doing the management and administration part of the corporate law, और अब देखते जा रहे हैं कि हम कंपनी के अंदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को या डिफरेंट मैनेजमेंट को लोगों को डिस्कस कर रहे हैं कि हु इज़ द कंपनीज डायरेक्टर। उसके बारे में तमाम जो प्रोविजंस थी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 वो तमाम मैंने आपको क्लियरली बताई। और आप इस तरह जहन में रखें कि व्हेन यू विल प्रिपेयर दिस चैप्टर द डायरेक्टर्स चैप्टर फॉर योर एग्जाम, तो उसका जो हर टॉपिक है दैट इज़ अ क्वेश्चन। एंड बिलीव मी दिस इज अ सिंपल चैप्टर, थोड़ा सा आपने उसको पे गौर करना है। फिर हम आगे गए, उसके बाद जो हमने चैप्टर किया दैट वाज अबाउट द चीफ एग्जीक्यूटिव अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव को हमने क्लियरली डिस्कस किया, उसकी भी वो तमाम प्रोविजंस डिस्कस की, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, how do a company appoints first chief executive, the subsequent chief executive, उसका टर्म ऑफ ऑफिस हमने डिस्कस किया, उसका एलिजिबिलिटी चेक की कि कौन बंदे होते हैं जो कि नाअहल होते हैं कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, और फिर कंपनी अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे रिमूव कर सकती है, कैसे हटा सकती है, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि मैनेजिंग एजेंट कौन होता है। सो मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर एक एक्सक्लूसिवली हम एक डिपार्टमेंट एक बंदे के कंट्रोल में दे देते हैं और वो उस डिपार्टमेंट को ही मैनेज करता है। सो दैट पर्सन इज नोन एज द मैनेजिंग एजेंट ऑफ द कंपनी। फिर हमने डिटेल में देखा कि कंपनी का सेक्रेटरी कौन होता है। आम हालात में जब भी हम सेक्रेटरी का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में जो खाका आता है कि जी FABA पास कंपनी का एक सेक्रेटरी होता है जो बॉस के साथ होता है। इट्स नॉट द केस हेयर। यहाँ पर कंपनीज का सेक्रेटरी जो होता है ये एक इंतहाई कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल बंदा होता है। इसके लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होती है, फिर उसकी कुछ खास ड्यूटीज़ होती हैं। और मैंने आपको बताया कि कैसे कंपनी का सेक्रेटरी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के साथ, अपने हार्ड वर्क के साथ और अपनी नॉलेज के साथ कैसे वो आगे जाता है, कैसे वो ग्रो करता है और इस कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे वो अपनी जगह बनाता है। और मैंने एग्जांपल्स दी थी कि ऐसा हुआ है कि बहुत से कंपनी के सेक्रेटरीज वो आगे गए हैं डायरेक्टर की पोस्ट तक। सो कंपनी सेक्रेटरी इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन। इसकी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है और इसकी पोजीशन अहम होती है कंपनी के अंदर, क्योंकि ये कंपनी का सेक्रेटरी ही होता है जो कि चेक करता है दी compliance of corporate laws, जो चेक करता है about all the documents, the statutory documents, that where to keep these documents and about the record of the minutes of meeting। and अगर वो competent होता है तो वो फिर accounts को भी deal करता है, वो फिर finance को भी deal करता है, वो फिर company के legal affairs को भी deal करता है। so it depends on the person और उसकी competency पे depend करता है। so ये तीन टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए अपने पिछले लेक्चर में। द कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव, द कंपनीज मैनेजिंग एजेंट एंड द कंपनीज सेक्रेटरी। द टॉपिक ऑफ द डे इज अबाउट द शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स। शुरू से जितने चैप्टर्स मैं पढ़ाती आ रही हूँ आई हैव ऑन एंड ऑफ डिस्कस्ड अबाउट द मेंबर्स, द शेयर होल्डर्स। ये नाम मैं बार बार लेती रही हूँ। तो ये शेयर होल्डर्स असल में कौन होते हैं, किन को हम पर्टिकुलरली शेयर होल्डर्स और मेंबर्स कहते हैं,
ये कैसे शेयर होल्डर्स बनते हैं, क्या वो तरीके हैं जिससे एक बंदा कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, और क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंपनी में मेंबर्स के लिए। फिर जो मेंबर्स होते हैं क्या इनके कुछ राइट्स होते हैं, अगर होते हैं तो व्हाट आर दोज राइट्स, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, एंड हाउ डज अ पर्सन सीज टू बिकम अ मेंबर। एक बंदे की मेंबरशिप खत्म कैसे होती है जब हम कहते हैं कि ही इज नो मोर द मेंबर, द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। सो वो क्या बातें हैं जिसके बाद एक बंदे की मेंबरशिप, एक बंदे की जो शेयर होल्डर है वो ही इज नो मोर, ही हैज सीज टू बिकम अ शेयर होल्डर और अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अबाउट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कि व्हाट डज इट कंटेन्स, इसमें क्या दर्ज होता है, क्या इसमें डिटेल्स होती हैं। तो जाते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज अ मेंबर, हु इज अ मेंबर एंड शेयर होल्डर, और हाउ कैन अ पर्सन बिकम अ मेंबर और अ शेयर होल्डर। सबसे पहले देखते हैं मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। So what is a member? A member is one of the company's owners whose name has been entered on the register of members. हर वो बंदा जिसका इंदराज हुआ है, जिसका नाम शामिल हुआ है कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में, सो वो मेंबर है। मेंबर्स delegate certain powers to the company's directors to run the company on their behalf. A shareholder is a person who buys and holds shares in a company having a share capital. The shareholders, they become members once their name is entered on the register of members. यानी नाम इनका उस रजिस्टर में आ गया, सो हम कहते हैं ये बंदा कंपनी का मेंबर है, ये बंदा कंपनी का शेयर होल्डर है। Any person, company or other institution that owns at least one share of a company's stock, so he is a shareholder. जिसका कम से कम एक भी शेयर हो कंपनी के स्टॉक में तो हम कहते हैं ये शेयर होल्डर है। Shareholders are the company's owners. They have the potential to profit if the company does wonderful, if the company does good. कंपनी अच्छा करती है, प्रॉफिट होता है, but that comes with the potential to lose if the company does poorly. अच्छा करेंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा या बुरा होगा या कम प्रॉफिट होगा। जिस तरह हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप्स होते हैं या पार्टनरशिप्स होते हैं, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, जो प्रोप्राइटरशिप्स में होते हैं, वो यूजुअली हम कहते हैं दे आर लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, बट द शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। Corporate shareholders, they do not play a major role in the running the company, in the management of the company. Shareholders का कंपनी की मैनेजमेंट में, कंपनी को चलाने में कोई खास किरदार नहीं होता। Actually, the board of directors and executive management perform the management functions. So किसी भी कंपनी को चलाने में जो अहम किरदार अदा करते हैं वो होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि शेयर होल्डर्स इनका रनिंग ऑफ बिजनेस में कोई खास हाथ नहीं होता। कॉमन स्टॉक होल्डर्स आर हाउएवर एबल टू वोट ऑन कॉर्पोरेट मैटर्स सच एज हु सिट्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सम अदर मैटर्स, and they also benefit when the company performs well and its share price increases and they have the right to trade their shares on a stock exchange, which makes stock a highly liquid investment. What are the rights of shareholders? मैंने आपको बताया कौन होता है शेयर होल्डर या मेंबर। राइट्स को हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगी
कि मेंबर कौन होते हैं? मैंने आपको बताया मेंबर हर वो कम बंदा है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हुआ है, जिसका कंपनी में शेयर कैपिटल है, जिसने के कंपनी में शेयर्स हैं, जिसका वोटिंग राइट है, वो कंपनी का मेंबर है। अब उसका काम क्या है, उसके राइट्स क्या हैं? शेयर होल्डर्स को इजाजत है कि वो जब चाहे कंपनी का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। द शेयर होल्डर्स दे कैन इंस्पेक्ट द कंपनीज बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, दे कैन also sue the corporation. The members can sue the company for the misdeeds of the directors and officers. And if the company liquidates, they have a right to a share of the proceeds. However, creditors, अब याद रखें कि हमने कहा शेयर होल्डर्स का काम ये है कि वो जब चाहे रिकॉर्ड कंपनी का चेक कर सकता है, वो कंपनी को सू कर सकता है, और अगर कंपनी लिक्विडेशन कंपनी की हो रही है सो दे हैव अ राइट टू अ शेयर ऑफ द प्रोसीड्स। लेकिन मैं एक एक्सेप्शन बता रही हूँ। जितने भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं एंड प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं, कंपनी ने जिनसे बहुत कर्जा लिया हुआ है, क्रेडिटर्स, ये तमाम जो होते हैं इनको प्रायोरिटी होती है ओवर दी कॉमन स्टॉक होल्डर्स, कॉमन शेयर होल्डर्स इन लिक्विडेशन। व्हेन अ कंपनी इज इन द फेज ऑफ लिक्विडेशन, सो क्रेडिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स वगैरह जो होते हैं इनको प्रायोरिटी दी जाती है, इनको इनका हिसाब किताब पहले क्लियर किया जाता है बनिस्बत कॉमन स्टॉक होल्डर्स के in the process of liquidation. Shareholders also have a right to receive a portion of any dividend the company declares. So, जब भी कंपनी मुनाफे को डिक्लेयर करती है, डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, so the shareholders will have the right to receive a portion of the dividend declared by the company. मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए इस बात में, इस टॉपिक में 3 पॉइंट्स। राइट ऑफ शेयर होल्डर, सबसे पहले शेयर होल्डर का राइट है कि वो इंस्पेक्ट करे कंपनीज के बुक्स को, उसके रिकॉर्ड्स को, वो कंपनी को सू कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया जो क्रेडिटर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, उनको इन शेयर होल्डर्स पे फोकियत दी जाएगी जब कंपनी की लिक्विडेशन होगी, उनका हिसाब किताब इनसे पहले क्लियर किया जाएगा। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि दीज शेयर होल्डर्स ऑल्सो हैव अ राइट to receive a portion of company's dividend. कंपनी को जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड प्रॉफिट होता है, उनको ये शेयर होल्डर्स का राइट होता है कि वो इसका कुछ पोर्शन ले सके। Do all the members have equal rights? ये मेरे तमाम मेंबर्स हैं, बेशुमार मेरी कंपनी के मेंबर्स हैं, 40 मेंबर्स हैं। क्या ये मेरे लिए हर मेंबर बराबर है? क्या हर मेंबर का एक ही दर्जा है? क्या हर मेंबर का एक ही वोट है? ये क्वेश्चन है। डू ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स? आर ऑल दीज मेंबर्स इक्वल फॉर द कंपनी? इन सम कंपनीज विद अ शेयर कैपिटल, ईच शेयर इक्वल्स 1 वोट। हर शेयर का एक वोट होता है। इन अदर कंपनीज each member has 1 vote. However, a company's articles of association can make different voting arrangements. यानी कंपनी जब अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है, उसको मुरत्तिब करती है, उसको कंपाइल करती है, उसी में वो लिख देती है कि किसके कितने राइट्स होंगे और कौन सा शेयर होल्डर कितने वोट्स का हकदार होगा। लाइक डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, रिमेंबर मैंने आपको डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूं मैं आपको कि देयर आर डिफरेंट ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, इररिडीमेबल होते हैं। सो वहां पर जिस क्लास का शेयर होल्डर होगा वैसे ही उसके राइट्स होंगे। सो द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स डिपेंड्स ऑन द क्लासेस ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। सो तमाम मेंबर्स के इक्वल राइट्स नहीं होते। In addition to this, a member's share transfer right in private companies may be restricted.
मैंने आपको कहा था कि पब्लिक कंपनी जब चाहे अपने शेयर्स आगे ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है, वो आराम से अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अ कॉमन रिस्ट्रिक्शन on the transfer of share is that a member who wishes to transfer shares must offer them to the existing members of the company first. कुछ जहन में आया इस पॉइंट से? When the company is going to transfer shares, they will transfer these shares first to the existing members in a private company. और इसी तरह की एक चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ राइट इशू में। वो कब था, इसमें और इसमें डिफरेंस है। वो तब था कि व्हेन द डायरेक्टर्स वांट्स टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, दे इशू मोर शेयर्स। द राइट इशू ऑफ शेयर्स इज टू ऑफर दीज न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग्स। वो था राइट इशू। यहां पर प्राइवेट कंपनी का मेंबर जब अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो उस पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करेगा एंड मस्ट परमिट द कंपनीज डायरेक्टर्स टू रिफ्यूज द रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर। यानी वो ये इजाजत देगा, क्योंकि डायरेक्टर के पास ये इख्तियार होता है कि वो जब चाहे सॉलिड ग्राउंड्स को if the transfer deed is defective, invalid, so director is the person who is allowed to refuse such transfer. So the shareholders को पता होना चाहिए, उनको ये directors को इख्तियार देना चाहिए कि director इस transfer of share को refuse कर सकता है। Where the directors thinks it is not appropriate to transfer shares, when the director thinks that when the directors do not approve such transfer of shares, then the member or the shareholder, he cannot transfer such shares to the other person. The next topic is how to become a member of a company. कैसे कंपनी का मेंबर बना जा सकता है? So there are different modes by which a person can become a member of a company. एक बंदा कंपनी का मेंबर बन सकता है by subscription, by application, by transfer, by succession and by estoppel. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि how can a person becomes a member of a company by subscription. The person who wants to be the shareholder, the member of a company, he subscribes his name to the memorandum of association by signing such memorandum, and he is deemed to be the member of the company. जब उसने memorandum of association sign किया है as a subscriber and he subscribes his name to the memorandum of association, so we will consider him that he is the member by subscription. By application, जब कोई बंदा दरखास्त देता है कि जी मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, a person who makes an application to take the shares of the company and agrees to become a member, but he cannot become a member until his name is entered in the register of members. सिंपल बात है, उसने दरखास्त देनी है कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, तो वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, लेकिन वो मेंबर तब बनेगा, सिर्फ दरखास्त देने से वो मेंबर नहीं समझा जाएगा. फॉर दैट ही विल हैव टू वेट until his name is entered in the register of members. By transfer, simple, जब किसी एक बंदा अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफर करता है, जो पहला मेंबर होता है जिसने ट्रांसफर किया होता है, he has ceased to become the member, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है और जिसके नाम उसने ट्रांसफर किए तो वो मेंबर बन जाता है. So a person can become a member by transfer of his shares to someone else, to the other person. अब वो जो other person होता है जिसके नाम शेयर्स ट्रांसफर होते हैं वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, और जिसने ट्रांसफर किए होते हैं he is ceased to be the member of a company. So in simple, a person by taking a share from a member becomes the member of the company on being put on the register of members.
इस केस में भी जिस तरह बाय एप्लीकेशन था, यहाँ भी जिसके नाम शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, he will have to wait until his name is put on the register of members. उसके बाद ही ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल होती है, सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और जिसके नाम ट्रांसफ़र हुए होते हैं हम उसको फिर उसके बाद मेंबर समझते हैं जब उसका नाम रजिस्टर में दर्ज हो जाए. बाय सक्सेशन, यानी कुछ शेयर्स हमें विरासत में भी मिलते हैं, जानशीनी में हमारे पास आते हैं. सो हम कहते हैं the shares are transferred by succession. The legal representative of the deceased member or an official assignee of an insolvent becomes the member of a company in place of such deceased or insolvent. यानी सक्सेशन में एक बंदा कैसे मेंबर बनता है? अगर कोई बंदे की डेथ हो जाए तो उस सूरत में उसके वरसा उसके शेयर्स के हकदार होते हैं, उनके पास शेयर्स जाते हैं, या फिर जो बंदा जो इंसॉल्वेंट होता है तो उसके शेयर्स जाते हैं ऑफिशियल अजाइनी के पास, कानूनी मुख्तार के पास. सो आई हैव टोल्ड यू कि जो मरहूम होता है, डिसीज्ड होता है, उसके शेयर ट्रांसफ़र होते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, और जो कि इंसॉल्वेंट होता है उसके शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं ऑफिशियल अजाइनी को. सो डिसीज्ड की जगह जो मेंबर होता है वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, और इंसॉल्वेंट की जगह जो मेंबर होता है उसकी इंसॉल्वेंसी के बाद ऑफिशियल अजाइनी जो होता है, कानूनी जो मुख्तार होता है, वो मेंबर की जगह आ जाते हैं. सो दे बिकम द ऑफिशियल अजाइनी और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, दे बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी इन प्लेस ऑफ डिसीज्ड और insolvent. By estoppel, the word estoppel means किसी को रोकना, किसी को किसी चीज से उसको पाबंदी लगाना, उसको रोकना. So a person who allows his name to be on the register of members or otherwise holds out as a member, and a person who is stopped from denying that he is registered with the consent becomes the member of the company. जो डिनाई करता है इस फैक्ट को कि उसका नाम रजिस्टर पर एंटर हुआ था तो उसको मेंबर समझा जाएगा, उसको इस बात को तस्लीम करने से जब वो पीछे हट रहा है तो उसको स्टॉप किया जाएगा, उसको ये डिनाइल नहीं करने दिया जाएगा. What are the differences between the shareholders and directors? The difference between the shareholder and a director is that directors are the managers. They are responsible for the management of the company. They runs the business of the company. Shareholder, on the other hand, they are the owners of the company. They delegate their powers to the directors. So they have two completely different roles in a company. The shareholders, they own the company and the directors manage it. Shareholders own करते हैं, directors उनको manage करते हैं. और unless and until the articles say so, mostly नहीं होता, but if so, a director does not need to be a shareholder, and a shareholder has no right to be a director of the company. The separation in law between the director and shareholders can cause a little confusion in private companies. If 2 or 3 people set up a company together, they often see themselves as partners in the business. अब कुछ अफराद हैं वो खुद को पार्टनर्स ही तस्वर करते हैं. That relationship is often represented in a company by them all being both directors and shareholders. यानी ये कंफ्यूजन कब होती है? ये कंफ्यूजन होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक कंपनी बनाते हैं और ये तमाम लोग खुद को पार्टनर्स तस्वर करते हैं और उनका रिलेशनशिप इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ कंपनी बाय देम. उनकी रिलेशनशिप इस तरह ज़ाहिर होती है कि ये तमाम डायरेक्टर्स भी हैं और ये तमाम कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हैं. The problem with this is
that company law requires some decisions to be made by the directors in board meeting and the other decisions are to be taken by the shareholders. यानी हमेशा ये होता है कि कानून हमें ये कहता है कि कुछ फैसले स्पेसिफिकली शेयर होल्डर्स के को करने चाहिए एंड देर आर सम डिसीजंस विच आर टू बी टेकन बाय द डायरेक्टर्स. सो सेपरेशन ऑफ पावर होने चाहिए. डायरेक्टर्स का काम डायरेक्टर्स करेंगे, शेयर होल्डर्स का काम शेयर होल्डर्स करेंगे. सो to complicate matters further, some decisions have to be made by the directors but only with the shareholders consent. ये किस तरह मैंने इस बात को कॉम्प्लिकेट किया कि एक तरफ मैं कह रही हूं कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैसले जो होते हैं वो प्योरली डायरेक्टर्स के होते हैं, कुछ फैसले प्योरली शेयर होल्डर्स के होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने ऐसे डिसीजंस भी रखे हैं कि द डायरेक्टर कैन not take such decision. If for that if the director wants to take some decision, for that he will have to take to get the consent of the shareholders. So ये इस तरह का केस है. लेकिन हमेशा डायरेक्टर्स को कंपनी को मैनेज करने देना चाहिए और शेयर होल्डर्स का काम जो होता है कुछ खास फैसले, सो वो शेयर होल्डर्स के पास ही उसका इख्तियार होना चाहिए. Now, what is the minimum requirement of numbers in different members in different companies? What is the minimum number of members required in different companies? मुख्तलिफ कंपनीज में हमें कम से कम कितने members चाहिए होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि if a company is public company and that is a public unlisted company, so this company shall have a minimum of 3 members and there is no restriction as to maximum number of members. So public unlisted company जो होगी उसमें ज्यादा जितने members हो लेकिन कम से कम 3 होने जरूरी है. And if a public company is a listed company, it shall have minimum of 7 members and there is no restriction as to maximum number of members. So आपने देखा कि पब्लिक कंपनी में जितने मेंबर्स ज्यादा हो जाए, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कम से कम की एक तादाद हमें चाहिए कि जी इतने लोग हो तो ये बिजनेस चल सकता है, ये कंपनी चल सकती है. सो उसमें जो कंपनी अनलिस्टेड है तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर मेंबर्स इज 3 एंड और कंपनी लिस्टेड है देन द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी एटलीस्ट 7. If a company is a private company, it shall have a minimum of 2 members and a maximum of 50 members. Single member company shall have a single member only. So ये हमारे पास कुछ तादाद होती है और the company limited by guarantee and an unlimited company, in that case this company shall have a minimum and maximum number of members as are required by the articles of association of this company. Now the topic is of important nature. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें हम वो तमाम ड्यूटीज़ बताएंगे जो कि कंपनी के मेंबर्स के होते हैं. वो तमाम ड्यूटीज़ which are to be discharged, which are to be performed by the members of the company. गौर करेंगे आप इन तमाम ड्यूटीज़ पे. ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स. सबसे पहले ड्यूटी जो मेरी समझ में आती है वो यही है कि उनका पहला काम तो ये है कि जो रकम उन्होंने कंपनी में अदा करनी है, द मनी विच द मेंबर हैज टू पे, वो उस रकम को अदा कर दे, बिकॉज दे आर द मेंबर्स एंड दे आर हेयर फॉर दिस बिजनेस, फॉर द प्रॉफिट. तो बिजनेस तब चलेगा, प्रॉफिट तब होगा जो रकम इन पे वाजिबुल अदा है वो ये अदा कर दे. So an important duty of a member is to pay the money they are liable to pay by virtue of their membership,
because they are members, they'll have to pay this money. If a company is being wound up, गौर करें इस पॉइंट पर, needs your attention. जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है, कंपनी की तहलील होती है, कंपनी ख़त्म होती है, सो हर मेंबर विल कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज डेट्स बेस्ड ऑन देयर लायबिलिटी लिमिट. जब कंपनी का खात्मा हो रहा है तो कंपनी के कर्जाजात के लिए हम मेंबर्स को लायबल करार देते हैं, बट दैट लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द डेट्स, डिपेंड्स ऑन द shares. So the payment of debt in case of winding up of the company is to be made by the members. They will contribute to the company's debt, and that liability depends on the limits, depends on the that liability depends on the liability limits, कि वो उतना इस डेट के लिए लायबल होंगे, इतना उस डेट के लिए ये दे विल पे द कंट्रीब्यूट फॉर द पेमेंट ऑफ दिस डेट एज डिपेंड्स एज बेस्ड एज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द लायबिलिटी लिमिट्स, कि जितना इन्होंने कहा था, जितने के ये जिम्मेदार है, उतना ही ये कंट्रीब्यूट करेंगे. इफ अ कंपनी इज अ कंपनी, अब वो लिमिट, लायबिलिटी लिमिट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. कि अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो हर मेंबर लायबल होगा जितने के उसके शेयर्स हैं. मेंबर्स आर ओनली कमिटेड टू पेइंग द प्राइस ऑफ शेयर्स allotted to them. In the case of a company limited by guarantee, members are liable to contribute a set amount, जितने की उन्होंने गारंटी दी थी. लेकिन अगर मेंबर्स अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स हैं तो उस सूरत में उनकी लायबिलिटी ये है कि वो डेट अदा करेंगे, चाहे उनको उसके लिए अपने असासाजात ही क्यों ना बेचने पड़े, अपने ज़ाती असासाजात. सो द मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी आर लायबल टू पे ऑल ऑफ इट्स डेट्स इफ इट इज वूंड अप. सो मैंने आपको ये कहा कि जब कंपनी का खात्मा होता है, कंपनी के मेंबर्स कर्जाजात अदा करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन अगर कंपनी इज़ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तो वो उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे जितने उनके शेयर्स हैं, उसकी मुनासबत से. इफ़ अ कंपनी इज़ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सो ये डेट्स के लिए उतना पे करेंगे जितना उन्होंने शुरू में एक गारंटी दी थी, ये उतना ही लायबल होंगे. और इफ़ अ कंपनी इज़ अ कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, उस सूरत में द मेंबर्स आर लायबल टू पे ऑल ऑफ इट्स डेट्स इफ़ इट इज़ वूंड अप, यानी चाहे उसके लिए उनको अपना असासाजात ही क्यों ना बेचने पड़े. ये उस सूरत में जब कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल दैट मेंबर्स टेक पार्ट इन सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स टू प्रोटेक्ट देयर फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट. यानी कंपनी के जो मेंबर्स हैं, ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस की सुपरविजन करें, देखभाल करें. अगर मेंबर्स देखभाल करेंगे, प्रॉपर सुपरविजन करेंगे, तो कंपनी का फ़ायदा होगा, उसको प्रॉपर प्रॉफिट होगा, और इस तरह कंपनी की जो है एक स्मूथ रनिंग करेगी, रनिंग पोजीशन में होगी. और उसके जो सुपरविजन बाय दी मेंबर्स, इट इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी इम्पॉर्टेंट. द राइट्स ऑफ द मेंबर्स, अगर कंपनी की ड्यूटी, मेंबर्स की ड्यूटीज़ हैं तो उसके कुछ राइट्स भी हैं. सो देखिए, सबसे पहला जो राइट उनका है वो ये है कि मेंबर जब चाहें वो एक करारदाद पास करा के जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर को रिमूव करा सकते हैं, वो डायरेक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करा सकते हैं, डायरेक्टर के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं. सो मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो जब चाहे कंपनी के डायरेक्टर को
रेजोल्यूशन के ज़रिए से करारदाद पास करवाने के बाद हटा सकते हैं। वो मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टर के, उनको लगे कोई डायरेक्टर गलत काम कर रहा है, वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, सो द मेंबर्स कैन टेक प्रोसीडिंग्स एज वेल। मेंबर SEC को रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया जाए जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। जब उन्हें लगे कि किसी ख़ास केस के रेफरेंस से कोई गड़बड़ है ऑन पार्ट ऑफ द डायरेक्टर, so the members are allowed to investigate the cases against the directors. दोबारा मैं बता रही हूँ, rights of members. Members may remove a director by passing a resolution at a general meeting of which a notice of intention to propose the name of the person to take the position of an existing director being removed is given. जिस डायरेक्टर को हटा रहे हैं उसकी जगह को जो आएगा उसका नाम भी आप देंगे। मेंबर्स कैन टेक प्रोसीडिंग्स, मेंबर कार्रवाई कर सकती है इन द नेम ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। मेंबर्स मे हैव द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द कमीशन। वही वाली बात, जब भी मेंबर्स को ये लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग फिशी, सो द मेंबर्स कैन अपॉइंट द investigator, the inspector, for the investigation of the case against the director of the company. The members are entitled to receive all the notices of all general meetings of the company and to attend those meetings, those general meetings, and to speak in that general meetings and then to vote in those general meetings. So members are entitled कि वो उनको जनरल मीटिंग जब हो रही हो उनको नोटिस मिले, वो उसमें बोल सकते हैं, वो उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, उसमें बोलेंगे और उसमें वोट भी देंगे। मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। एक कंपनी की डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं जो कि हमारा अगला चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगी। उसमें एक मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं EGM। EGM stands for Extraordinary General Meeting. So ये मीटिंग जो होती है इसको कॉल करते हैं मेंबर्स, यानी मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे डायरेक्टर कॉल करते हैं। और अगर डायरेक्टर्स नाकाम रहे कि वो कॉल करें EGM को, तो उस सूरत में जब डायरेक्टर्स आर फेल to call the EGM, extraordinary general meeting on the request of the members, तो फिर उसके बाद ये जो members हैं ये खुद भी ये EGM कॉल कर सकते हैं। So EGM को कॉल करना जो है ये members का right है through the directors, and if the directors they have failed to call the EGM, then the members can call the meeting themselves. What are the liabilities? The liabilities of the members of a company. Member कौन होता है? Member कंपनी का वो बंदा होता है जिसके शेयर कैपिटल में हिस्सा होता है, जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दर्ज होता है, वो कंपनी का मेंबर होता है। उसकी मैंने आपको राइट्स भी बताएं। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स। क्या जिम्मेदारियां होती है मेंबर्स के कंधों के ऊपर, क्या वो तमाम फराइज हैं जो कि मेंबर्स अंजाम देते हैं। मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम if the company is limited by shares. कंपनी कौन सी है? कंपनी जिस कंपनी की ये मेंबर है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। उसमें ये लायबल है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, if a company is a company limited by guarantee, so members are liable to the extent of the amount which under the memorandum they have undertaken to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up.
यानी यहाँ पर मेंबर्स कितना लायबल होंगे, कितना जिम्मेदार होंगे। हम मेंबर्स की लायबिलिटी पहले हमने देखी, इफ द कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मेंबर्स लायबल होंगे, जिम्मेदार होंगे अप टू द अमाउंट एक्सटेंट ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम एंड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर जिम्मेदार होंगे जितना उन्होंने अंडरटेक किया था, जितना उन्होंने गारंटी दी की थी कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के एसेट्स के लिए जब कंपनी की वाइंडिंग अप होगी। अनलिमिटेड कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड, सो द प्राइवेट assets of the members are also liable to pay the debts of the company। ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। How does a person cease to become a member? एक बंदे की मेंबरशिप खत्म कैसे होती है? A person cease to become a member by transfer of his shares। हम कहते हैं कि जी ये जो मिस्टर ए है ये कंपनी का मेंबर है कि उसके इसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पर दर्ज है, लेकिन मिस्टर ए ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए इन द नेम ऑफ बी और ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस। नाउ बीज नेम is entered on the register of members, so A has ceased to be the member of a company by transfer of his shares, and he has transferred his shares to Mr. B. Now Mr. B is the member. By forfeiture of shares, जब किसी के शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है, जब किसी के शेयर्स फॉरफीट हो जाते हैं, तो he is no more the member. He has ceased to become the member of a company. कभी कभी कुछ लोग खुद ही सरेंडर कर लेते हैं शेयर्स के लिए, खुद ही अपने शेयर्स को छोड़ देते हैं, तब भी वो मेंबर नहीं रहते। They cease to become the member by surrender of their shares. There is another case in which membership has ceased. वो होता है by sale of shares by the company under its lien। जब कोई बंदा अपने शेयर्स को बेच दे और उसके ऊपर कोई मलकियत ना रहे, तो उस सूरत में भी हम कहते हैं कि he is no more the member of the company, he has ceased to become the member by death। सिंपल, जिसकी डेथ हो जाए, जो डिसीज्ड होता है, he has ceased to become a member, he is no more the member because he has died। A person may also cease to become a member by winding up of the company। So कंपनी की winding up हो गई, so he is no more the member। मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए? How does a person may cease to become a member? By transfer, by forfeiture, by willful surrender, by sale of shares, by death, by winding up of the company। That's the way a person cease to become a member। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो मैं आपको शुरू में ही मैंने आपको बताया कि एक बंदा मेंबर तब बनता है जब उसका नाम और उसकी तमाम बाकी डिटेल्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दर्ज होती हैं। सो वी देन कंसिडर हिम एज अ लीगल मेंबर ऑफ द कंपनी। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या होता है? So every company must have a register of its members। हर कंपनी का अपने मेंबर्स के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए, and that register contains the name, father's name, description, nationality, occupation and addresses of the members। यानी मेंबर के जितने कवायफ होते हैं, जितने पर्टिकुलर्स होते हैं, वो इस रजिस्टर में दर्ज होते हैं। उसके साथ साथ उसमें दर्ज होते हैं द अमाउंट एंड द नंबर ऑफ देयर शेयर्स, कि जी कितने शेयर्स इन्होंने लिए हैं और इसकी क्या अमाउंट है। द डेट ऑफ अक्वायरिंग द शेयर्स, किस तारीख को इनको ये शेयर्स मिले। द अमाउंट पेड ऑन द शेयर्स, इन्होंने इन शेयर्स पे कितनी कीमत दे दी है। द डेट ऑफ एंटरिंग अ मेंबर इन द रजिस्टर, किस दिन ये बंदा मेंबर बना है। एंड द डेट एंड रीजन फॉर सीजिंग टू बी अ मेंबर, कि ये कब, किस तारीख को ये मेंबरशिप इसकी सीज हो गई और वजह क्या है, वाई ही इज नो मोर द मेंबर ऑफ अ कंपनी इफ द केस इज सो।
अगर वाकई उसने सीज किया है तो फिर रीज़न भी देना होगा और वो तारीख दर्ज करनी होगी जिस दिन द पर्सन हैज़ सीज टू बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी. सो दिस इज़ ऑल which is required to be entered in the register of members. In case of married women or widow, the name of her husband or deceased husband is required to be stated. यानी उस सूरत में अगर वो मैरिड वुमेन है, शादीशुदा खातून है, या कि वो बेवा है तो उसके शौहर का नाम, या उसके जो बेवा है तो उसके मरहूम शौहर का नाम भी दर्ज करना होता है. सो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जिसमें कि हमने डिस्कस किया अबाउट दी शेयर होल्डर्स एंड दी मेंबर्स. मेंबर्स आर दोज पर्सन्स in relation to a company having a share capital, subscriber to the memorandum of association, and any person to whom shares are allotted, and a person whose name is entered in the register of members. How to become a member? A person can become a member by subscription, by application, by transfer, by succession, by estoppel. Application by subscription से a person who subscribes his name to the memorandum of association by signing such memorandum is deemed to be the member of a company. Application से एक बंदा कैसे member बन सकता है? A person who makes an application that he is interested in taking shares of the company. So वो जब दरख्वास्त देता है उसकी कबूल होती है, उसका नाम register of enters में members में डल जाता है. So he is the member by application. By transfer, a person by taking shares from another person, when one person transfers shares to the other person becomes the member of a company by transfer. बाय सक्सेशन, यानी इस सूरत में जब जो कानूनी नुमाइंदा होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है मरहूम का, जो बंदा मर जाता है उसके को शेयर्स जाते हैं, वो मेंबर बन जाता है. और अगर कोई इंसॉल्वेंट हो तो उसके ऑफिशियल अजाइनी उसका जो है फिर वो मेंबर बन जाता है. सो द ऑफिशियल अजाइनी और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे बिकम्स द मेंबर इन प्लेस ऑफ द deceased or the insolvent. So they become the members by estoppel. The estoppel literally means denying the fact. किसी को कोई बंदा किसी को रोकना या किसी चीज को डिनाई करना. So a person who allows his name to be on the register of members or otherwise holds out as a member and who is stopped from denying the fact that he is registered with his consent becomes the member of the company. The minimum requirement of members in different company is public listed company में 3, public unlisted company में public unlisted company में the minimum members required is 3, public listed company में the minimum number of members required is 7, private company में 2, single member company shall have 1 member only, and if a company is a company limited by shares, limited by guarantee, and if a company is a company unlimited company, in that cases the articles of association shall fix the minimum requirement of minimum numbers required. That will be fixed in the articles of association. There are different rights and liabilities ऑफ द मेंबर्स. मेंबर्स का राइट होता है कि वो जब चाहे डायरेक्टर को रिमूव करे बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. वो डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं. मेंबर्स आर अलाउड टू टेक प्रोसीडिंग्स. वो कार्रवाई कर सकते हैं इन द नेम ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द डायरेक्टर्स. मेंबर्स मे have the affairs of the companies investigated by an inspector appointed by the commission. Members are entitled, they are
it is their right to receive the notices of all the general meetings, and then they will be allowed to speak in those meetings, to attend those meetings, to speak in those meetings and to vote in those general meetings. ये मेंबर का हक होता है कि वो जनरल मीटिंग्स को अटेंड करें, उसमें वोट भी दें और उसमें अपने ख्यालात का इजहार भी करें. एंड मेंबर्स आर equally entitled to receive dividend declared by the company, and the liability depends on the company. If a company is limited by shares, members are liable only to the extent of the nominal value of the shares taken by them. If a company is limited by guarantee, members are liable to the extent of the amount which they have undertaken to contribute to the assets of the company in the event of winding up. And in case of unlimited company, the liability of the members is unlimited. So the private estates, जो ज़ाती उनके असासा जात होते हैं, ज़ाती जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, सो वो भी समटाइम्स उनको देनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है इन ऑर्डर टू पे दी डेट्स ऑफ द कंपनी. और फिर मैंने आपसे डिस्कस किया हाउ डज अ पर्सन सीज टू बी अ मेंबर, बाय transfer of shares, by forfeiture of shares, by surrender of shares, by sale of shares, or by winding up of the company. Company की winding up हो गई, the members are no more the members, they have ceased to be the members. और last में जो topic हमने discuss किया, that was about the register of members. Every company must have register, and that register will contain the name, father name, all the particulars of the member, the amount and the number of shares held by the members, the date when the date of acquiring the interest in the company, means acquiring the shares in the company, the amount paid on the shares, the date of entering a member in the register, कब उस member का नाम registers में आया था, and the date and reason for ceasing to be a member, यानी कब इस बंदे ने, इस मेंबर ने सीज कर दिया था कंपनी के मेंबरशिप से. सो ये वो तमाम बातें होती हैं कि जो कि हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लाजमी दर्ज करते हैं. और याद रखने का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई औरत शादीशुदा है या बेवा है, तो शादीशुदा के औरत का शौहर का नाम और बेवा के डिसीज्ड हस्बैंड का नाम इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड, वो साथ में लिखा जाएगा. And every company having more than 50 members must keep an index of the register of members. इस रजिस्टर का इंडेक्स बनाया जाएगा if the company has more than 50 members. So ये था हमारा टॉपिक about the shareholders and members. In next lecture, the upcoming lecture is about the meetings and proceedings of the कंपनी. इस चैप्टर में हम डिफरेंट मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. याद रखिए कि कंपनी की जो हिस्ट्री होती है उसमें मीटिंग्स का बहुत किरदार होता है, और कंपनी की हिस्ट्री में मीटिंग्स बहुत अहम इसलिए होती है कि ये मीटिंग डिफरेंट नौइयत की होती है, और इसको हमने इसका एक प्रॉपर इसका टाइम फ्रेम होता है कि इस वक्त होगी हमारी ये मीटिंग, इस वक्त होगी ये मीटिंग, इस मीटिंग में ये काम होते हैं, इस मीटिंग में ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस किए जाते हैं. सो एवरी मीटिंग हेल्ड इन अ कंपनी इज इम्पॉर्टेंट. Under Section 157 of the Companies Ordinance 1984, the meeting held in a company is called the statutory meeting. The word statutory has been derived from the word statute. Statute is a piece of law. Statutory meeting होती है जो कि हर जो पब्लिक कंपनी होती है वो डेफिनेटली स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करती है, और ये स्टैट्यूटरी मीटिंग जो कॉल होती है आफ्टर 3 months एंड बिफोर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द कंपनी टू कमेंस बिजनेस. यानी कंपनी अपने बिजनेस का आगाज करने से
आफ्टर 3 months एंड बिफोर 6 months ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करेगी. सो the statutory meeting, a report is also included, and that report is called the statutory report. उसके बाद सेक्शन 158 के अंदर हमारे पास जो मीटिंग होगी वो होती है, that is the annual general meeting and commonly known as AGM, the company's AGM, जिसमें election of director भी होता है. So annual general meeting जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, दैट शेल बी हेल्ड विद इन 18 months, तकरीबन 1.5 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद वंस इन अ कैलेंडर ईयर. पहले ये एजीएम 18 महीने के अंदर अंदर होती है, शेल बी हेल्ड विद इन 18 months, 18 महीने के अंदर अंदर होती है, और उसके बाद वंस इन अ कैलेंडर ईयर. और याद रखिए कि annual general meeting is called on an order of the directors and not of the members. AGM को directors call करते हैं, members नहीं call करते. So the registrar is the person who can extend the period of AGM for 30 days and cannot exceed 30 days. वो extension दे सकता है registrar सिर्फ 30 days के लिए. And if the company is a listed company, तो फिर रजिस्ट्रार AGM के लिए एक्सटेंशन देने का इख्तियार उसके पास नहीं है. उस सूरत में if the company is a listed company, the SECP shall give the extension in the annual general meeting. So the SECP in case of a listed company and the registrar in case of a unlisted company can give extension in the annual general meeting, and no extension of time can be granted to any company for the first annual general meeting. पहली annual general meeting time पे होगी, उसमें कोई extension नहीं होगी, but for the subsequent AGM the period of extension cannot be exceed 30 days. उसमें 30 दिनों से ज़्यादा की extension नहीं दी जाएगी. और उसके बाद जो मीटिंग है, that is the extraordinary general meeting which is to be called by the members of the company through the directors but on the request of the members. AGM तो directors call करते हैं, जो extraordinary general meeting होती है, जो EGM होती है under section 159 of the Companies Ordinance 1984, the AGM may be called by the directors on their own motion, shall be called by the directors on the request of members, and if the directors have failed to call the EGM, then the members, they themselves call the EGM within 21 days of their depositing their request. जिस दिन उन्होंने directors को request की थी कि आप call करें EGM extraordinary general meeting, director ने call नहीं की, 21 दिन के बाद the members are allowed to call this EGM by themselves. So ये हमारे अपकमिंग टॉपिक्स हैं. ये मैंने आपको उसके बारे में कुछ उसके सैलिएंट फीचर्स बताएं ताकि कल जब मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊं तो आपको इसकी समझ आए. कल इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं. सो उससे पहले आपका एक खाका जो है वो आपके जहनों में क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द स्टैट्यूटरी मीटिंग, व्हाट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग और व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. और कुछ नहीं, अगर और कुछ याद रहा ना रहा तो कम से कम ये 3 नाम याद रखिएगा: द स्टैट्यूटरी मीटिंग, द एनुअल जनरल मीटिंग एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.